हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउट नेट पर। बेटा जी बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारा अध्याय जो स्टार्ट होने वाला है। आज से हम पूरा स्टार्ट कर देंगे कौन सा, कोशिका यानी जीवन की इकाई। लेकिन उससे पहले आज फिर से हम कुछ शाखाएं और पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के अंतर्गत जो आती हैं। देखिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ शाखाएं बताई थी, वो शाखाएं जो जंतु विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। आज मैं कुछ और शाखाएं आपको बताने वाला हूं जो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो बेटा जी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की शाखाएं, जो हम लोग पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने पढ़ी थी, आज भी पढ़ेंगे। उसके बाद लेकर आऊंगा क्विज और डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस, जो आपको करनी है उसके आपको प्रश्न दिए जाते हैं ऐप पर। आई होप आप सभी ने किए होंगे पिछले लेक्चर के। अब आज कुछ शाखाएं और जो बची हैं उनको खत्म करते हैं जल्दी से। तो बेटा जी आज जो शाखाएं जो हम पढ़ने वाले हैं, जीव विज्ञान मैंने आपको बता दिया था दो शाखाओं से बना हुआ है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी जंतुओं का अध्ययन, वनस्पति विज्ञान यानी वनस्पतियों का अध्ययन, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी की शाखाएं आज कुछ और पढ़ेंगे, जूलॉजी की हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम जंतु विज्ञान की शाखाएं पढ़ी हैं, 41 शाखाएं मैंने आपको बताई थी। आज मैं आपको कुछ वनस्पति विज्ञान की भी कुछ शाखाएं बताने वाला हूं। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की कुछ शाखाएं हम देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली शाखा जो आ रही है उसका नाम है एग्रेस्टोलॉजी। अब एग्रेस्टोलॉजी का मतलब सीधा सीधा आपने याद रखना है घास, जो आपको दिखाई देती है, घासें दिखाई देती है, घासों का अध्ययन याद रखना। किसका? घासों का अध्ययन क्या कहलाता है? एग्रेस्टोलॉजी। सिंपल तरीके से याद रखना, कुछ भी नहीं है ऐसा इसमें। ठीक है, एग्रेस्टोलॉजी किसका? घासों का अध्ययन व उनका पालन। ठीक है, अध्ययन याद रखना सफिशिएंट होगा। हिस्टोलॉजी बच्चे ये मैंने आपको पिछले भी लेक्चर में बताया था, हिस्टोलॉजी यानी ऊतकों का अध्ययन। अब देखिए ऊतक यानी कोशिकाओं का समूह जो एक निश्चित कार्य करता है, जंतुओं में भी है और वनस्पति में भी है। अब वनस्पति में जो ऊतक मिलेंगे उनका अध्ययन हिस्टोलॉजी यानी पादप हिस्टोलॉजी, और जंतुओं में जो ऊतक मिलेंगे उनका अध्ययन जंतु हिस्टोलॉजी। लेकिन हिस्टोलॉजी मतलब ऊतकों का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट एंथोलॉजी। अब ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनते हैं, याद रखना एंथोलॉजी से। ठीक है, क्या एंथोलॉजी है? बेटा फूल नहीं, आपने फूलों का अध्ययन। अब आप जानते हैं कहीं ना कहीं वनस्पति जो है, पादप यानी पेड़ पौधे जो हैं, उनको हम 5 समूह में बांटते हैं। अगर आपने नाम सुना हो, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीजी और एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी। अब इन 5 समूह जो है ना बेटा, किसके? पादपों के। कौन कौन? वापस से बोल रहा हूं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन 5 में से सिर्फ 5वां जो समूह था, कौन सा? एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी, उन्हीं में ही मिलते हैं क्या? पुष्प यानी फूल। तो याद रखना फूलों का या पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। भूलना मत, ये प्रश्न बनता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा विज्ञान एनाटॉमी। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था क्या कि आंतरिक संरचनाएं जो मिल रही हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी। अब पादपों में भी आंतरिक संरचनाएं मिलती हैं, जंतुओं में भी मिलती हैं। तो पादपों में जो आंतरिक संरचनाएं मिल रही है उनका अध्ययन भी एनाटॉमी, और जंतुओं में भी जो आंतरिक संरचनाएं मिल रही है उनका अध्ययन भी एनाटॉमी। तो बताइए, ये सिंपल सी 4 शाखाएं आज की आज में याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बेटा जी। 5वीं जो विज्ञान है, शाखा है, टेक्सोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बता दिया था टेक्सोनॉमी यानी कोई जीव अगर खोजा जाता है तो हम क्या करते हैं? उसकी पहचान करते हैं, उसका नामकरण करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। अब अगर वो जीव जंतु है तो वो प्राणी टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आएगा, और अगर कोई पादप खोजा गया हम उसकी क्या कर रहे हैं? पहचान कर रहे हैं, उसका नामकरण कर रहे हैं, उसका वर्गीकरण कर रहे हैं, तो वो पादप टेक्सोनॉमी है। तो टेक्सोनॉमी दोनों चीजों में सेम है, जंतु विज्ञान में भी और वनस्पति विज्ञान में। तो टेक्सोनॉमी के अंतर्गत 3 चीजें मत भूलना, कतई मत भूल जाना। क्या क्या बेटा? पहचान, नामकरण और वर्गीकरण। ये 3 चीजों का अध्ययन जब हम करते हैं तो वो विज्ञान क्या कहलाता है? टेक्सोनॉमी, जिसको हम वर्गीकी भी बोलते हैं। भूलना मत, क्या बोलते हैं? वर्गीकी। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट स्पेस बायोलॉजी। अब स्पेस बायोलॉजी क्या? देखिए स्पेस यानी अंतरिक्ष और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, यानी कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में अगर हम किसी जीव का अध्ययन करते हैं, पर्टिकुलरली किसी पादप का अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्पेस बायोलॉजी। यानी अंतरिक्ष में, वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पेस बायोलॉजी। ठीक है, बोलिए तो नहीं। नेक्स्ट टेरिडोलॉजी। अब नाम से सिंपल सा पता लग रहा है, टेरिडोलॉजी यानी किसका अध्ययन होगा? टेरिडोफाइट्स का। इससे सिंपल क्या होगा? टेरिडोफाइट कौन है? पादपों का एक समूह है, याद रखना टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट का अध्ययन टेरिडोलॉजी। नेक्स्ट बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया, सिंपल, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, है ना? तो जीवाणुओं का या बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाएगा? बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रायोलॉजी। अब जरा सोचिए, अभी मैंने आपको बताया था थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट का अध्ययन टेरिडोलॉजी, तो ब्रायोफाइट का अध्ययन ब्रायोलॉजी। सिंपल, तो ब्रायोफाइट का अध्ययन ब्रायोलॉजी, टेरिडोफाइट का अध्ययन टेरिडोलॉजी। बैक्टीरिया यानी जीवाणु का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। स्पेस बायोलॉजी यानी अंतरिक्ष में जब पादपों का अध्ययन करते हैं तो स्पेस बायोलॉजी। और कोई पादप पहचाना जा रहा है, उसका वर्गीकरण किया जा रहा है, उसका नामकरण किया जा रहा है, तीनों चीजों का अध्ययन किया जाता है तो क्या कहलाती है? वर्गीकी या टेक्सोनॉमी। सिंपल है, सब कुछ सिंपल है, दिखने में बहुत सिंपल है, याद नहीं रहता है, रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, कितनी शाखाएं होंगी बेटा जी? 9। नेक्स्ट डेंड्रोलॉजी। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी के नीचे डेंड्रोक्रोनोलॉजी। एक है डेंड्रोलॉजी और एक है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। देखिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपको बाहर वृक्ष दिखाई देते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, झाड़ियां होती है, वृक्ष होते हैं, शूप होती है, ये सारे होते हैं। तो वृक्षों का और झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। बाहर जो आपको वृक्ष जो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, छोटी छोटी झाड़ियां दिखाई दे रही है, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। चलो ये तो समझ में आ गया। सर डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? ध्यान से सुनना। क्या आप किसी पेड़ की आयु का पता लगा सकते हैं? देखिए दिमाग में ये प्रश्न आते ही आपको याद आ जाएगा। 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि जब हम पेड़ को काटते हैं तो काटने के बाद उसमें इस तरीके से कुछ वले मिलते हैं, कुछ रिंग्स मिलती हैं, कुछ वले मिलते हैं। ठीक है, हर एक वर्ष में, ध्यान से सुनना, हर एक वर्ष में एक वले का निर्माण होता है। ठीक है, अब जरा सोचिए, अगर यहां पर 8 वले हैं, इट मींस 8 वर्षों में इन 8 वलय का निर्माण हुआ है, यानी उस पेड़ की आयु कितने वर्ष हो जाएगी? 8 वर्ष। पैदा होते ही उसके अंदर जैसे पैदा हुआ, पैदा होने के 1 वर्ष के अंतर्गत एक वलय बना, फिर अगले वर्ष एक और, फिर अगले वर्ष एक और, ऐसे करते 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 हर वर्ष में एक वलय का निर्माण हुआ। यानी हर हैप्पी बर्थडे पर क्या मिल रही है? एक रिंग मिल रही है, जैसे हाथ में पहनते हैं ना रिंग, ऐसे ही हर बर्थडे पर एक वृक्ष को क्या मिल रही है? एक रिंग मिल रही है। तो अगर ऐसे 8 रिंग मिल रही है तो उस वृक्ष की आयु कितनी हो गई? 8। इस प्रकार हम इन वलों को क्या बोलते हैं? वलों को वार्षिक वलय क्या बोलते हैं? वार्षिक वलय बोलते हैं। इन वार्षिक वलों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पेड़ों की आयु का पता लगता है। ये अध्ययन करना क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, यानी वृक्षों की आयु का अध्ययन, जो हमें किससे पता लगता है? इन वलों से पता लगता है, जिनको हम वार्षिक वलय बोलते हैं। भूल मत जाना क्या कहलाता है ये विज्ञान, पेड़ की आयु का पता लगाना वार्षिक वलय की सहायता से, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर ये वलय है क्या, किससे बने हुए? ये सब आएगा। ये कैम्बियम की रिंग होती है। अब आप बोलिए सर कैम्बियम क्या होता है? सब आएगा, टेंशन मत लेना। अभी एक एक करके बस हम छोटे छोटे बस जो लॉजी हैं, जो विज्ञान है, उनको देख रहे हैं, डीप में नहीं जा रहे हैं। जब चैप्टर्स आएंगे तो ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्लियर है, डेंड्रोलॉजी क्लियर है। नेक्स्ट इकोलॉजी। अब पारितंत्र, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? या पारिस्थितिकी बोल दीजिए, क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी। ठीक है, अब साहब ये पारिस्थितिकी या इकोलॉजी क्या है? ध्यान से सुनना बेटा। क्या मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं?
क्या मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ स्लाइड चेंज करने के लिए? क्या मैं बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मैं कैमरे का इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मैं लाइट का इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मैं एसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मैं लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्या मैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ? ये सारी चीजें क्या है? सोचो, क्या ये सजीव है कि निर्जीव है? सोचो, आप बोलिए सर ये सारी चीजें जो अभी आपने बोली ये निर्जीव है, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं तो सजीव हूँ। यानी कहीं ना कहीं सजीव निर्जीवों के साथ कुछ संबंध दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। तो ये जो संबंध जो बैठ रहा है इसके बीच में एक सजीव और उसके आसपास वातावरण में जो निर्जीव मिल रहे हैं, ये संबंध का जो अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? इकोलॉजी। तो किसी भी जीव का उसके वातावरण, अब वातावरण में क्या मिलेंगी? निर्जीव चीजें मिलेंगी। तो जीव और उसका वातावरण, वातावरण में क्या है? निर्जीव है। तो सजीवों का निर्जीवों के साथ क्या संबंध है, उस संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। सिंपल। चलें आगे, कंफ्यूजन तो नहीं था। नेक्स्ट, फ्लोरिकल्चर। आप मुझे बताएं, आपने देखा होगा नर्सरी होती है, नर्सरी देखिए, जहां पर लोग जो होते हैं वो पेड़ों को देते हैं, लोग खरीदते हैं नर्सरी में जाकर। क्या खरीदते हैं? पेड़ खरीदते हैं, है ना। कौन से पेड़ खरीदते हैं? ज्यादातर अपने घर में रखने के लिए कौन से होते हैं? वो सजावटी ऐसे पेड़ जिनमें फूल लगे हुए हैं, ऐसे खरीदते हैं, अपने घर में रखते हैं, उनको उनका विकास करते हैं, उनको पानी देते हैं ताकि वो फूल खिले रहें। तो ऐसे सजावटी फूलों का हम क्या करते हैं? संवर्धन करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। ये विज्ञान क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर क्या था? ऐसे पादपों को पालना, ऐसे पादपों को वृद्धि कराना या उनका अध्ययन करना जो जिनमें सजावटी क्या लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, वो क्या कहलाती है? फ्लोरिकल्चर। सिंपल था। चलें आगे, नेक्स्ट, फॉरेस्ट्री। अब देखिए नाम में फॉरेस्ट आ रहा है, और फॉरेस्ट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वन, है ना। जंगल जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वन। अब आप मुझे बताएं, वनों का अध्ययन, इसका वनों का अध्ययन, जंगलों का अध्ययन, फॉरेस्ट का अध्ययन क्या कहलाएगा? फॉरेस्ट्री कहलाएगा। याद रखना। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो विज्ञान था वो ये था, याद रखना, एक तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी और एक इकोलॉजी। ये दो तो कतई मत भूलना, और ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्लोरिकल्चर भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे ये पांचों में से ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोलिए दो, ये दो भी है, लेकिन ये तीन जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट बेटा जी, लाइकेनोलॉजी। ओहो, नाम में आ रहा है लाइकेनोलॉजी में, लाइकेन वर्ड आ रहा है, लाइकेन। याद है किसी बच्चे को लाइकेन क्या था? इमेजिन करो, सोचो, लाइकेन क्या था? नहीं याद आ रहा? चलो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। आपको ये वर्ड याद आ रहा है? ध्यान से सुनना, सहजीवी संबंध। याद आ रहा है? सहजीवी संबंध। इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान से सुनना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। डेफिनेटली याद होगा, और जिनको याद नहीं है ध्यान से सुनना। देखिएगा बेटा, एक मैं हूं और एक सामने मेरा दोस्त है, ठीक है। मेरे पास है क्रिकेट की बॉल। क्या है मेरे पास? क्रिकेट की बॉल। मेरे पास बैट नहीं है। क्या है मेरे पास? क्रिकेट की बॉल है। और मेरा जो दोस्त है ना, उसके पास है बैट और फुटबॉल। क्या बोला? मेरे पास क्या थी? क्रिकेट की बॉल। और मेरे दोस्त के पास क्या है? क्रिकेट का बैट है और फुटबॉल है। अब ना ही मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, ना ही वो खेल पा रहा है, क्योंकि उसके पास बॉल जो है वो फुटबॉल है, क्रिकेट की बॉल नहीं। तो हमने क्या किया? उसने अपनी फुटबॉल मुझे दी और मैंने अपनी क्रिकेट की बॉल उसे दी। अब वो जाकर क्रिकेट खेल सकता है और मैं जाकर फुटबॉल खेल सकता हूं। अब जरा सोचिए, इस परिस्थिति में दो जीव थे, एक ए और एक बी। ए ने किसकी हेल्प करी? बी की। बी ने किसकी हेल्प करी? ए की। ऐसा संबंध जिसमें दो जीव, ऐसा संबंध जिसमें दो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ऐसा संबंध क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध कहलाता है। मीनिंग समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? चलें आगे, अभी तक देखना बेटा। आप सभी ने, ध्यान से सुनना, आप सभी ने नाम सुना होगा शैवाल, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्गी, ठीक है। और आप सभी ने नाम सुना होगा कवक, जिसको हम बोलते हैं फंजाई या फंगस, फफूंदी जिसको हम बोलते हैं। अब हमने बोला कि भैया ये है शैवाल, मान लो ये कौन है? शैवाल, और ये है कवक। ये शैवाल है और ये कवक है, कवक और शैवाल, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये शैवाल और ये कवक एक दूसरे के पास आए और दूसरे से जुड़ गए। अब ये जो जगह है ना, ये जगह, ये जगह, ये जो जगह जो है, ये जो स्थान जो है जहां पर शैवाल और कवक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अब ये जो संरचना जो बनी है ना, जहां पर शैवाल और कवक एक दूसरे से जुड़े हुए, जहां शैवाल कवक की सहायता करने वाला है और कवक शैवालों की सहायता करने वाला है। शैवाल जो भोजन बनाएगा वो भोजन देगा किसको? कवक को, और कवक बदले में जल लेकर आएगा और जल दे देगा किसको? शैवाल को। यानी दोनों एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, और वो स्थान जहां कवक और शैवाल एक दूसरे से जुड़े थे, एक दूसरे से संपर्क में आए थे, एक दूसरे को सहायता प्रदान करने के लिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे, वो जगह, ये वाली जगह कहलाती है लाइकेन। क्या कहलाती है? लाइकेन। और इन्हीं लाइकेन का अध्ययन बेटा जी याद रखना क्या कहलाता है? लाइकेनोलॉजी। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि लाइकेनोलॉजी क्या है, लाइकेन का अध्ययन। लाइकेन क्या था? ध्यान से सुनना, सहजीवी संबंध था। किसके बीच? शैवाल और कवक के बीच में। खत्म, इतनी सी बात याद रह जाएगी, भूलना मत इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, माइक्रोबायोलॉजी, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु हैं, जैसे विषाणु हैं, जैसे प्रोटोजोआ है ना। ये जितने भी ऐसे जीव जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, हमें सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे जीवों का अध्ययन, ऐसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, चलें नेक्स्ट, मार्फोलॉजी। ये बेटा ऑलरेडी ये भी मैं आपको पहले बता चुका, मार्फोलॉजी यानी बाहरी अध्ययन, एनाटॉमी आंतरिक अध्ययन। तो मार्फोलॉजी याद रखना क्या, कि बाहर से जो आकार जो दिखता है, बाहर से जो संरचना जो दिखती है, बाहरी संरचना, बाहरी आकार। देखिए बाहर से पेड़ कैसा दिख रहा है? लंबा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? बौना दिख रहा है। बाहर से पुष्प का रंग दिख रहा है, सफेद दिख रहा है, बैंगनी दिख रहा है, लाल दिख रहा है, कलिकाएं दिख रही है, शाखाएं दिख रही है, पर्ण दिख रही है, नुकीली है या नहीं है ना। तो ये कैसा अध्ययन है? बाहरी अध्ययन है कि आंतरिक है? बाहरी। तो ऐसा बाहरी अध्ययन क्या कहलाता है? मार्फोलॉजी या आकार की। सिंपल सा था। चलिए भैया भूल मत जाना अपनी लाइफ में, अभी मैंने आपको कवक बताया था, कवक यानी फंजाई बोला था ना बेटा। कवक का अध्ययन भूल मत जाना, किसी भी हालत में स्टार बना दिया है, माइकोलॉजी कहलाता है, भूल मत जाना। कवक का, जिसको हम फफूंदी भी बोलते हैं, इंग्लिश में फंगस या फंजाई बोलते हैं, इनका अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। ठीक है, याद रखना, मैं जहां पर जोर देकर बोलूं वो जरूर याद रखना है। नेक्स्ट, माइकोप्लाज्मोलॉजी। आप जानते हैं इस पृथ्वी पर सबसे छोटा जीव या सबसे छोटी कोशिका क्या है? जानते हैं? फिर से सुनना, प्रश्न ये है, इस पृथ्वी पर सबसे छोटा जीव जो है वो एक कोशिका है। क्या बोला मैंने? सबसे छोटा जीव एक कोशिका है। अब वो अगर सबसे छोटा जीव है, इट मींस वो सबसे छोटी कोशिका है।
तो आपसे एक तरीके से दो प्रश्न बन गए, सबसे छोटा जीव कौन सा है, ये पहला, सबसे छोटी कोशिका कौन सा है, ये दूसरा, और दोनों का आंसर सेम है, क्या, माइकोप्लाज्मा। याद रखना कौन बेटा जी, माइकोप्लाज्मा जो होता है, याद रखना माइकोप्लाज्मा। फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, माइकोप्लाज्मा इस पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे छोटा जीव बोल दीजिए या सबसे छोटी कोशिका बोल दीजिए, उस माइकोप्लाज्मा का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोप्लाज्मोलॉजी। नाम से पता लग जाएगा, माइकोप्लाज्मोलॉजी, माइकोप्लाज्मा का अध्ययन। ठीक है, तो यहां पर जो ये जो शाखाएं आई हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट थी ये वाली, क्योंकि ये हम पहले देख चुके हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइकेनोलॉजी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नाम से पता लग रहा है माइकोप्लाज्मा का अध्ययन, याद हो जाएंगी। चलें आगे, नेक्स्ट बेटा जी आइए, पेलियोबॉटनी। अब देखिए थोड़ा सा वर्ड इंग्लिश का भी और थोड़ा सा हिंदी का भी है यहां पर, ठीक है। बॉटनी वर्ड समझ में आता है, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। अब यहां पर वर्ड जो आ रहा है पेलियो, आपको याद आ रहा है पिछली कक्षा में मैंने आपको पैलिएंटोलॉजी वर्ड बताया था, क्या बताया था, पैलिएंटोलॉजी। कितने बच्चों को याद है पैलिएंटोलॉजी क्या था, सोचो, दिमाग पर जोर डालो, पैलिएंटोलॉजी क्या था, दिमाग लगाएं, जीवाश्मों का अध्ययन, याद आ रहा है, फॉसिल्स, जीवाश्म, अवशेष, उनका अध्ययन क्या कहलाता है, पैलिएंटोलॉजी। अब पैलिएंटोलॉजी में मैंने पैलियो वर्ड निकाल लिया और उसके साथ बॉटनी जोड़ दिया। अब जरा सोचिए, ऐसे पादप जो 1000 वर्ष पहले दफन हो गए थे, ठीक है, उनके अगर मुझे अवशेष मिल रहे हैं, किसके, पादपों के, तो उन पादपों के अवशेषों का अध्ययन क्या कहलाएगा, पैलियोबॉटनी। तो याद रखना, पादप जीवाश्मों का या पादप के अवशेषों का जो अध्ययन होगा वो क्या कहलाएगा, पैलियोबॉटनी। भूला नहीं है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेलिनोलॉजी, भैया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में प्रश्न बनता है और बहुत सिंपल सा, पेलिनोलॉजी। पेलिनो वर्ड आया है पोलन से, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं पराग कण, जिनको हम क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स बोलते हैं ना, इसको बेटा पराग कणों को हम क्या बोलते हैं, याद रखना, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब हो सकता है आप में से ज्यादातर बच्चों को पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता है ध्यान से सुनना। चलिए मैं ही आपसे प्रश्न पूछ लेता हूं, क्या परागकण नर युग्मक हैं, आंसर दीजिएगा जल्दी से बताइएगा, क्या परागकण नर युग्मक हैं, क्या नर युग्मक है क्या, इसका आंसर है नहीं। अब जितने भी बच्चों ने हाँ बोला है ध्यान से सुनना, परागकण नर युग्मक नहीं है, और जिसने भी आपको ये बताया ना कि परागकण नर युग्मक है, भैया उनसे जाकर कह देना नहीं, परागकण नर युग्मक नहीं है। तो आप बोलेंगे फिर क्या है, पोलन ग्रेन्स क्या है, ये है नर युग्मकोद्भिद। क्या वर्ड बोला मैंने, नर युग्मकोद्भिद। अब क्या अंतर होता है नर युग्मक और नर युग्मकोद्भिद में, तो याद रखना, एक ऐसी संरचना जिसमें या जो उत्पन्न करे क्या युग्मक, उसे हम बोलते हैं युग्मकोद्भिद। अब दिमाग लगाएं, परागकण नर युग्मक नहीं है, नर युग्मकोद्भिद है। परागकण जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, उनके अंदर मिलते हैं क्या, नर युग्मक। तो याद रखना, ऐसी संरचना जिसके अंदर नर युग्मक, या मैं बोलूंगा ऐसी संरचना जिसके अंदर युग्मक उत्पन्न हुए, उसे हम बोलते हैं युग्मकोद्भिद। तो याद रखना, परागकण जो होते हैं उनके अंदर होते हैं क्या, नर युग्मक। तो परागकणों को बोला जाएगा नर युग्मकोद्भिद। भूल मत जाना बेटा जी इस चीज को, ठीक है। परागकण कौन होते हैं बेटा, नर युग्मकोद्भिद होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं, और इन्हीं परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैलिनोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में प्रश्न आया है, याद रखिएगा, ये नीट में प्रश्न आया है। पैलिनोलॉजी क्या होती है, परागकणों का अध्ययन। अलग अलग प्रकार के परागकण होते हैं, संरचनात्मक रूप से देखें, कई छोटे होते हैं, कई बड़े होते हैं, कोई नुकीले होते हैं, कोई अलग अलग आकृति के होते हैं। तो अलग अलग परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा जी, परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी। भूल मत जाना कृपया करके इसको, ठीक है। नेक्स्ट पीडोलॉजी, मृदा देखिए आपने, आप बोले यहां से देखिए, आपने अलग अलग प्रकार की मृदा देखी, कभी लाल मृदा देखी है, कभी काली मृदा देखी है, आपने कहीं ना कहीं रोड़ी देखी होगी, बजरी देखी होगी, देखिए रोड़ी है, बजरी है ना, क्ले देखिए, क्ले नहीं सुना नाम, अगर सुना है तो अच्छी बात है, क्ले होती है, रोड़ी होती है, बजरी होती है ना। तो अलग अलग प्रकार की क्या होती है मृदा होती है, लाल रंग की भी होती है, काले रंग की भी होती है, भूरे रंग की भी होती है, अलग अलग रंग की क्या होती है मृदा होती है, मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उस मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, पीडोलॉजी। याद रखना, भूलना मत, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मुझे आंसर बताएं, माइकोलॉजी क्या था, जल्दी से बताओ, माइकोलॉजी क्या था, माइकोलॉजी क्या था, कवक का अध्ययन, है ना। अब कवक किसके साथ सहजीवी संबंध बना रहा था, जैसे लाइकेन बना था, याद करिए, शैवाल के साथ। शैवाल को हम एल्गी बोलते हैं, तो एल्गी से वर्ड आया क्या, एल्गोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन या तो बोलिए एल्गोलॉजी या बोलना क्या, फाइकोलॉजी। अगर आपको 11वीं कक्षा याद आ रही हो, याद आ रही है, लाल शैवाल, भूरी शैवाल, हरी शैवाल पढ़ी थी। लाल शैवाल को बोलते हैं रोडोफाइसी, भूरी को फियोफाइसी, हरी को क्लोरोफाइसी। फाइसी वर्ड जो है उससे आया है क्या, फाइको। तो फाइकोलॉजी बोल दीजिए या एल्गोलॉजी बोल दीजिए, किसका अध्ययन बेटा जी, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा, याद रखना, फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। माइकोलॉजी क्या था, कवक का अध्ययन। जब दोनों जुड़ जाते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो बनता है लाइकेन, लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट फार्मेकोलॉजी, देखिए फार्मा वर्ड आ रहा है, फार्मा, ठीक है। आपने औषधियां सुना होगा ना, औषधियां जो होती हैं बेटा जी कहीं ना कहीं पादपों से मिलती है, तुलसी के पेड़ से औषधि मिलती है या नहीं मिलती, नीम से औषधियां मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। अब ये ऐसे पादप, ध्यान से सुनना, ऐसी वनस्पति, ऐसे पादप जिनसे औषधियां मिलती हैं, तो उन औषधीय पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, फार्मेकोलॉजी। सिंपल से याद रखना, ठीक है, भूलेंगे तो नहीं। तो ये थी बेटा जी हमारी 24 शाखाएं, खत्म नहीं हुई, अभी और है, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट बेटा जी, बस इतनी ही है, यहां तक आखिरी है, ठीक है। पोमोलॉजी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। अब देखिए यहां पर है ना, कंफ्यूज मत हो जाना, फलों का और फूलों का, है ना। फलों का अध्ययन है पोमोलॉजी, और फूलों का अध्ययन क्या था, याद है, किसने कंसंट्रेशन से सुना, सोचिए, फूलों का अध्ययन क्या था, पुष्पों का अध्ययन क्या था, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी फूलों का या पुष्पों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। और अगर ना याद रहे ना, आप जानते हैं इंग्लिश में अनार को क्या बोलते हैं, अनार को पोमीग्रेनेट, क्या बोलते हैं, पोमीग्रेनेट। तो अनार एक फल है, उसके शब्द में क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में पॉम आ रहा है, पॉम, पोमीग्रेनेट में पॉम आ रहा है, तो वहां से उठाना शब्द पॉम। तो पोमोलॉजी अनार, अनार क्या है, फल, तो पोमोलॉजी क्या हो गया, फलों का अध्ययन, ठीक है, याद रखना। एंथोलॉजी क्या था, पुष्पों का अध्ययन, सिंपल सा था। चलें आगे। नेक्स्ट वायरोलॉजी, बहुत वैसे फेमस हो गया, वायरस, कोरोना वायरस, विषाणु। तो विषाणुओं का अध्ययन बेटा जी, याद रखना, वायरस का अध्ययन, वायरस की स्टडी, विषाणुओं का अध्ययन, वायरोलॉजी।
ठीक है। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर। हाँ जी बेटा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हॉर्टिकल्चर से नीट में कई बार प्रश्न उठे हैं। क्या? फल का, सब्जियों का तथा ऐसे पादप जिनको हम उद्यान में यानी खेतों में उगाते हैं, उनको उनका संवर्धन करते हैं, उनको बड़ा करते हैं और बेचते हैं और उनका अध्ययन भी करते हैं। किसका बेटा? फलों का, सब्जियों का, ऐसे पादपों का जिनको हम खेतों में उगाते हैं, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। नहीं है समझ में? फिर से देखो, फलों का, भाई मैंने अपने खेत में आम के पेड़ लगा रखे थे, मैं आम के पेड़ का अध्ययन कर रहा था। चलो, मैंने अपने खेत में गोभी उगा रखी थी, मैंने गोभी का अध्ययन किया। मैंने अपने खेत में कहीं ना कहीं सरसों उगा रखी थी, यानी ऐसे पादप जिनको मैं खेतों में लगा रहा हूं, ऐसे सब्जियां जिनको मैं अपने खेतों में लगा रहा हूं, ऐसे फल वाले पेड़ जिनको मैं अपने खेतों में लगा रहा हूं, उनका संवर्धन कर रहा हूं, उनको बड़ा कर रहा हूं, ऐसे पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। इनका संवर्धन भी करना यानी इनको बड़ा भी करना, इनका विकास भी करना, इनसे फायदे भी उठाना और इनका अध्ययन भी करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। भूलना नहीं है। नेक्स्ट सिल्वीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। देखिए सारे इंपॉर्टेंट जो है मैं इन पे स्टार बनाता जा रहा हूं। क्या? देखिए वन में वृक्ष होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। उन वृक्षों से आपको उत्पाद भी मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते? वनों में वृक्ष हैं और वृक्षों से आपको उत्पाद मिल रहे हैं। आपको देवदार से लकड़ी नहीं मिलती है? मिलती है। फर्नीचर बनाते हैं, नहीं बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। ठीक है। तो बेटा जी ऐसे वन सॉरी ऐसे पेड़ जो वनों में लगे हुए हैं, जंगलों में लगे हुए हैं और उनसे आपको उत्पाद मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसे वनों में लगने वाले पेड़ों को आप बड़ा कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका अध्ययन भी कर रहे हैं, ऐसा विज्ञान क्या कहलाता है? सिल्वीकल्चर। अब दोनों में फर्क क्या था? हॉर्टिकल्चर और सिल्वीकल्चर में फर्क क्या था? वहां पर देखिए ऐसे पादपों को उगा रहे थे जो आप अपने उद्यान में उगा रहे हैं, आप अपने गार्डन में उगा रहे हैं। जैसे आप अपने खेतों में क्या उगा रहे हैं? फल। आप अपने खेतों में क्या उगा रहे हैं? सब्जियां। आप अपने खेतों में क्या उगा रहे हैं? सरसों। ठीक है। अब जरा सोचिए, जंगलों में तो नहीं जाएंगे ना सरसों उगाने, जंगलों में तो नहीं जाएंगे ना गोभी उगाने, लेकिन जंगलों में ऐसे पेड़ मिल रहे हैं जिनसे भी उत्पाद मिलते हैं, है ना? तो ऐसे पादपों को उगाना और ऐसे पादपों से उत्पाद प्राप्त कर उनका अध्ययन करना क्या कहलाएगा? सिल्वीकल्चर। ठीक है। आखिरी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जो है उसका नाम है टिश्यू कल्चर। बेटा जी याद रखना, इसको हम ऊतक संवर्धन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? याद रखना, इसको हम ऊतक संवर्धन भी बोलते हैं। बहुत सिंपल शब्द में मैं आपसे एक बात बताता हूं, क्या ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, एक पेड़ लिया, एक पेड़ की शाखा ले लिया, पत्ती ले लिया, उसका तना ले लिया, उसकी मूल ले लिया यानी जड़ ले ली, उसका छोटा सा ऊतक निकाल लिया, छोटा सा, ठीक है, छोटा सा मामूली इतना सा ऊतक निकाल लिया यानी कोशिकाओं का समूह निकाल लिया, ले लिया। अब लेने के बाद मैंने क्या किया, एक गिलास लिया, गिलास, उसमें पानी डाल दिया, उस पानी में मैंने खनिज डाल दिया, खनिज समझ में आता है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, ये सारे क्या कहला रहे हैं? क्या? खनिज, एलिमेंट्स, तत्व डाल दिए, हार्मोन्स भी डाल दिए, ठीक है, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ेंगे ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ये क्या हार्मोन्स हैं, पादप। तो मैंने क्या किया, मैंने खनिज डाल दिया, मैंने जल डाल दिया, मैंने हार्मोन्स डाल दिया और भी कई सारी चीजें डाल दी, यानी वो सारी चीजें डाली जो एक ऊतक की जो कोशिकाएं हैं उनको पोषण देंगी। ये छोटा सा ऊतक लिया और मैंने इस गिलास में डाल दिया। अब इस ऊतक की कोशिकाएं इस गिलास के अंदर जो भी चीजें हैं उनको यूज में लेंगी, उनको उपयोग में लेंगी, उनसे पोषण लेंगी और पोषण लेंगी तो अपनी संख्या को बढ़ाएंगी। संवर्धन का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, संख्या में बढ़ जाना। अब जरा सोचिए, मैंने छोटा सा ऊतक लिया जिसमें थोड़ी सी कोशिकाएं थी, लेकिन जब मैंने उसको एक माध्यम में डाला, किसमें डाला? एक माध्यम में जो मैंने बनाया, ऐसा माध्यम क्या कहलाएगा? कृत्रिम माध्यम। ऐसे कृत्रिम माध्यम में अगर मैं किसी ऊतक को डालता हूं तो वो ऊतक बढ़ता है, उसकी कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। यही क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन। इसका अध्ययन क्या कहलाएगा? टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन। तो ये थी बेटा जी, आई होप समझ में आ गई होंगी। 29 शाखाएं, मात्र 29 बताई हैं, ज्यादा नहीं बताई हैं, ध्यान से सुनना। जंतु विज्ञान में 41 बताई थी, वनस्पति विज्ञान में सिर्फ 29 बताई हैं, यानी कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो 70 शाखाएं मैंने आपको बताई हैं। ये 70 की 70 आपको याद होनी चाहिए A to Z, क्योंकि किसी भी अध्याय में यहां पर ये 70 विज्ञान मैंने आपको बताए हैं किसी भी चैप्टर में आ सकते हैं, ठीक है। तो A to Z आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। आई होप आप सभी ने अपनी कॉपी में, जो भी आपने कॉपी बना रखी है उसमें सभी ने ये लिख ली होंगी, ठीक है। चलें आगे, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं था ना? पक्का? चलें आगे, चलिए बेटा जी आगे चलते हैं। आई होप बच्चों आप सभी ने यहाँ तक लिख लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। ये सारी जितनी भी विज्ञान हमने देखे हैं, वनस्पति विज्ञान की शाखाएं जो हमने देखी हैं, जंतु विज्ञान की हमने जितनी भी शाखाएं देखी हैं, ये सारी आपने याद रखनी है बेटा जी, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर नीट का कोर्स कराने आया हूँ, ठीक है, और नीट में ध्यान से सुनिएगा, नीट की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? वो होता है रिवीजन। बायो ईजी लगती है, लेकिन दिक्कत कहाँ पर होती है कि हम पुरानी चीजें भूल जाते हैं। तो आपने क्या करना है, पुरानी सारी चीजों को रिवाइज करते हुए चलना है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में जूलॉजी की यानी जंतु विज्ञान की जितनी भी शाखाएं पढ़ी थी वो सारी आपने याद रखनी है, और इसी प्रकार वनस्पति विज्ञान की जितनी भी शाखाएं वो सारी याद रखनी है, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में ये शाखाएं आ जाती हैं जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये सारी आपने कॉपी में लिखनी है, ठीक है, और रोज सुबह उठकर इनको याद करना है, ठीक है। चलें आगे। तो बेटा जी अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, अब हम प्रारंभ करने वाले हैं हमारा क्या अध्याय, जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, किसकी दृष्टि से? नीट की दृष्टि से, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस अकेले चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न आते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला मैंने? इस अकेले चैप्टर से, एकमात्र चैप्टर से 3 से 4 प्रश्न आ जाते हैं नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो आपके पास कॉपी होगी, आपके पास पेन होगा, चैप्टर का नाम आपने लिख लिया होगा, ऊपर लिख दीजिए 3 to 4 क्वेश्चन, 3 से 4 प्रश्न इस चैप्टर से आते हैं। तो आपने ये चैप्टर बड़े आराम से, बड़े तसल्ली से एक एक बिंदु को याद करते हुए चलना है, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या कई बच्चे, ध्यान से सुनना, अलग अलग बोर्ड्स के होते हैं, कोई यूपी बोर्ड, कोई एमपी बोर्ड, कोई हरियाणा बोर्ड, कोई झारखंड बोर्ड, अलग अलग बोर्ड्स के होंगे, बिहार बोर्ड है ना, राजस्थान बोर्ड। लेकिन बेटा जी अब आप बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसकी? नीट की, है ना। और ये बात बतानी बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, क्या कि नीट के एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नीट के एग्जाम में बायो में, बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में जो 90 प्रश्न आते हैं, ये 90 के 90 प्रश्न आपकी एनसीईआरटी से आते हैं। कान खोलकर सुन लीजिएगा, किससे आते हैं? एनसीईआरटी से आते हैं। आज से पहले 2013 से अगर पहले की मैं बात करूं, 2013 से पहले की, तो एनसीईआरटी के बाहर से भी प्रश्न आते थे। तो हम लोग जब नीट की तैयारी करते थे, ध्यान से सुनना, हमारे टीचर्स हमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे एक्स्ट्रा बाहर से आते थे। सिमिलरली जो एम्स का एग्जाम होता था, जिपमर का एग्जाम होता था, एएमयू का एग्जाम होता था, एएफएमसी का एग्जाम होता था, इन सभी में तो बहुत हाई लेवल के प्रश्न आते थे जो एनसीईआरटी से बाहर के आते थे। लेकिन उसके बाद में 2013 के बाद में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ने लग गया था। ध्यान से सुनिएगा, कंपटीशन बढ़ने लग गया था, ठीक है। कंपटीशन बढ़ने लग गया तो मेंटल प्रेशर ज्यादा आने लग गया बच्चों पर। आप लोगों ने सुना होगा कई बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया था, है ना। बिल्कुल हुआ है, वास्तविकता है, हकीकत है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए बाद में ये डिसाइड किया गया कि अब एनसीईआरटी से बाहर प्रश्न नहीं आएंगे,
पेपर जो होगा इजी भी नहीं होगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इजी होगा, लेकिन हाँ प्रश्न जो होंगे ना वो सारे के सारे आपके 90 to 90 प्रश्न जो होंगे ना वो आपकी आएंगी एनसीईआरटी से। अब दिक्कत क्या होती है मेरे को पता है क्या कि आप में से कई बच्चे जो अलग अलग बोर्ड्स के ना आपके अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग एनसीईआरटी थी जो आपकी लोकल पब्लिकेशंस की होती थी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, सीबीएसई, ध्यान से सुनिएगा, सीबीएसई की जो एनसीईआरटी आती है, सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी आती है, इंग्लिश मीडियम में भी होती है, हिंदी मीडियम में भी होती है, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी आती है उसको फॉलो करना है, क्योंकि अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग एनसीईआरटी हो जाती है ना। तो आपने जो सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी है उसको फॉलो करना है, उसी में से ही आते हैं प्रश्न, ठीक है। तो हमारी तैयारी कैसी रहेगी मैं आपको बता देता हूं बेटा जी। हमारी तैयारी कैसी रहेगी, हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को घोट कर पी जाएंगे, सुबह दूध के साथ, रात को दूध के साथ। आपने एनसीईआरटी की 2-2 गोलियां लेनी है सुबह से शाम तक, ठीक है। तो बेटा जी आपने एनसीईआरटी को घोट कर पी जाना है, ये बात समझ लेना, ठान लेना इस चीज को, क्योंकि आपके 90 के 90 प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी से आते हैं। हाँ, अगर आपका मकसद है कि सर मुझे ज्यादा नॉलेज चाहिए, सर मुझे और भी पढ़ना है, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक्स उठाएं, बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन उसका अभी फायदा नहीं होगा, बाद में फायदा होगा, जब आप हायर कॉलेजेस में जाएंगे तो वहां पर फायदा होता है। लेकिन अभी के लिए हमारा एम क्या है, हमारा फोकस क्या है, हमें क्या करना है, या हमें सीधा कॉलेज में जाना है, पहले क्लियर भी तो करना पड़ेगा ना नीट का एग्जाम। तो नीट का एग्जाम क्लियर करने के लिए बेटा जी एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट होगी मैं हाईलाइट कर लाऊंगा, मैं आपको तरीका भी बता देता हूं मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं। मैं एनसीईआरटी लेकर आऊंगा, ठीक है, और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आपको समझाऊंगा, उसको आपने समझना है, और जो इंपॉर्टेंट लाइन होगी उसको मैं हाईलाइट कर लाऊंगा, हाईलाइटेड होगी कि वो लाइन तो आपने कतई भूली नहीं है। मैं गारंटी ले रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं आपसे, लिखित में लेंगे कि मैं लिखित में भी देने के लिए तैयार हूं। अगर जिस तरीके से प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी यहां पर, अगर आपने वैसी प्रिपरेशन करी, जो हाईलाइटेड पोर्शन है उनको पढ़ा, एक एक चीज एक एक बिंदु को याद रखा, कोई रोक ही नहीं सकता भैया आपको नीट का एग्जाम क्लियर करने से, ठीक है। तो बेटा जी पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हमारी नीट की प्रिपरेशन का, और वो है कोशिका। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि नीट की प्रिपरेशन करनी है, बोर्ड की नहीं करनी है। और नीट की प्रिपरेशन जो होती है वो स्टार्ट कहां से होती है, बिगिनिंग कहां से होती है, जिस तरीके से दीवार खड़ी की जाती है तो उसकी नींव रखी जाती है, उसी तरीके से जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन कर रहे हैं। सोचिए, मैं सजीव हूं, आप सजीव है, हमारे आसपास कई सजीव है, कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, घोड़ा, ये सारे सजीव है ना। तो जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग है, उन सभी का जीवन शुरुआत होती है किससे, एक कोशिका से। तो जरा सोचिए, कोशिका को मैं क्या बोलूंगा, जीवन की आधारभूत इकाई बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, सोचिए, जीवन की आधारभूत इकाई किसे कहा जाएगा बेटा जी, कोशिका को। क्यों, क्योंकि जीवन की शुरुआत किससे हो रही है भैया, कोशिका से हो रही है, ठीक है। दूसरा, आपने ये लाइन रटी होगी 11वीं कक्षा में कि कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए, मेरी संरचना कौन बना रहा है, मैं किससे बना हूं, कोशिका से। मेरे अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं, मैं श्वसन कर रहा हूं, मैं उत्सर्जन कर रहा हूं, मेरे अंदर परिसंचरण हो रहा है, मेरे अंदर तंत्रिका तंत्र कार्य कर रहा है, ये सारे कार्य कौन कर रहा है भैया, मैं किससे बनाऊंगा, कोशिका से। तो जरा सोचिए, कोशिका को मैं क्या बोलूंगा, मेरी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, इकाई का मतलब वन। अब जरा सोचिए, मेरी हर एक कोशिका मेरे शरीर का निर्माण कर रही है, मेरी संरचना बना रही है, हाँ जी बना रही है, कार्य कर रही है, हाँ जी कर रही है। इसलिए क्या बोला जाएगा, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि एक अकेली कोशिका एक संपूर्ण जीव को बना भी सकती है। जरा सोचिए, एक जीवाणु, दिमाग लगाएं, एक जीवाणु, नाम सुना है, बैक्टीरिया, है ना। आप सभी ने नाम सुना होगा क्या, क्लेमाइडोमोनास सुना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, है ना। ये क्या है, ये जीव ही तो है, लेकिन ये कैसे जीव है, ये एकल कोशिकीय जीव है। हम कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं। हम कैसे बेटा, बहुकोशिकीय हैं। और जो मैंने अभी नाम लिया वो कैसे हैं, एकल कोशिकीय। जरा सोचिए, हमारे जीवन की शुरुआत किससे हुई, एक कोशिका से। और ये जो सभी सजीव हैं ये क्या है, एकल कोशिकीय, यानी अकेली कोशिका संरचना भी बनाती है और कार्य भी कर रही है। इसीलिए कोशिका को क्या बोलते हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। रटना नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछेगा नीट में कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है, नहीं, ये बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न है, इतना सिंपल भी नहीं पूछा जाएगा। ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल ही सिंपल आ जाएगा, आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से आएंगे, है ना, क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से आएंगे, सिंपल आएंगे, लेकिन इतना भी गिरा हुआ लेवल नहीं आएगा नीट का कि ये प्रश्न पूछ ले कि बताओ भैया संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी है। छोटा सा बच्चा जानता है भैया कोशिका है, ठीक है, लेकिन ये मीनिंग बताना जरूरी था कि कोशिका जो है वो हमारी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। चलें आगे, पक्का। अब ध्यान से सुनना, अब आगे बढ़ने से पहले सोचना, दिमाग लगाना। बेटा मेरे सामने बहुत सारी चीजें हैं, है ना, मेरे सामने ये पेन है, बोर्ड है, ये चेंजर है, कैमरा है ना, पंखा है, एसी है, लाइटें हैं, मॉनिटर है, कीबोर्ड है ना, सब कुछ है, बहुत कुछ सारी चीजें हैं मेरे सामने। सोचिए सारी की सारी चीजें क्या हैं, दिमाग लगाएं। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये हैं निर्जीव। कैसी हैं, निर्जीव। जबकि हम कैसे हैं, सजीव। हम कैसे हैं बेटा जी, हम हैं सजीव। और ये सारी चीजें जो हैं ये कैसी हैं बेटा जी, याद रखनी है आपने, निर्जीव है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, निर्जीव और सजीव में, ये निर्जीव है, मैं सजीव, मेरे और इसके बीच में क्या अंतर है, दिमाग लगाएं। सोचिए, मेरे और इसके बीच में क्या अंतर है। आप बोलेंगे सर ये चल नहीं सकता, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सर ये सांस नहीं ले सकता, मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है। सर इसके अंदर रक्त नहीं है, मैं बोलूंगा बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सर ये संवेदनाओं को ग्रहण नहीं कर सकता, कि गरम गरम लगाएगा तो हट जाएगा, नहीं ये नहीं कर सकता। हम करते हैं, हम संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं ना। बहुत सारे अंतर है ना किसके बीच में, सजीवों और निर्जीवों के बीच में बहुत सारे अंतर है, लेकिन सबसे पहला अंतर जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करता है वो है कोशिका। सबसे बेसिक यूनिट, सबसे बेसिक, सबसे आधारभूत संरचना जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करती है वो है क्या बेटा जी, कोशिका। मैंने क्यों बोला आधारभूत, बेसिक क्यों बोला, सोचिए। मैंने बोला हम गति करते हैं, हाँ करते हैं, हम उत्सर्जन करते हैं, हम श्वसन करते हैं, हमारे अंदर रक्त बह रहा है, हम सोच रहे हैं, संवेदन, बेटा ये सारे कार्य कर कौन रहा है, सोचो मेरे शरीर में, आपके शरीर में कौन कर रहा है, कोशिका ही तो कर रही है ना। तो सबसे पहला अंतर क्या हुआ, सजीव और निर्जीवों के बीच में, निर्जीव में इसमें कोशिका थोड़ा है, इसमें कोशिका है, इसमें सजीवों में, ठीक है। तो हम बात करने वाले इसके बारे में, कोशिका के बारे में। अब आगे चलने से पहले ध्यान से सुनना, अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं, या मैं बोलूं स्टार्ट कर दिया है, हमने बात कर रहे हैं कोशिका की, हमने सिंपल सी बात करी, कोशिका जो है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है किसी भी सजीव की, ठीक है। एक जीवन की शुरुआत जो होती है कोशिका से होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, आधारभूत इकाई भी बोलते हैं। भैया सजीवों में मिल रही है कोशिका, निर्जीवों में नहीं मिल रही है क्या, कोशिका, ठीक है, सिंपल सा था। अब सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, कि ये कोशिका जो है इसका अध्ययन क्या कहलाता है। ये जो कोशिका जो होती है इनका अध्ययन क्या कहलाता है। अब सोचिए, मैंने आपको बहुत सारे विज्ञान बताए हैं और मेरे ख्याल से एक एक बच्चे को याद होना चाहिए कोशिका का अध्ययन, सेल्स की स्टडी क्या कहलाती है। सोचिए जल्दी से, फटाफट दिमाग लगाएं, फटाफट जल्दी से सोचिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। जिनको याद है वेरी गुड, जिनको याद नहीं है बेटा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्या कहलाता है, साइटोलॉजी।
साइटोलॉजी। ठीक है भैया, देखो हमारे पढ़ाने का ना तरीका ऐसा होगा, ऐसा फील होगा कि आपको एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, सामने कैमरा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है इस कैमरे के अंदर से बहुत सारे अनेक बच्चे मुझे देख रहे हैं और इन अनेकों बच्चों में से मैक्सिमम बच्चे नीट एग्जाम क्लियर करने वाले हैं। तो कृपया करके मेरी जो उम्मीद है ना, मेरा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य आपका भी होना चाहिए, क्या कि हमारा नीट एग्जाम क्लियर हो। ठीक है, तो ये एक एक्सपीरियंस जो मैंने लिया है ऑनलाइन कोचिंग में और ऑफलाइन कोचिंग में, बस वही मैं देने की कोशिश करूंगा। एक आपको एक ऐसा फील कराने की कोशिश करूंगा कि हाँ मैं आपके सामने ही खड़ा हूं, हाँ मैं आपके ब्लैक बोर्ड के सामने ही खड़ा हूं, हाँ मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, हाँ आपको फील होगा कि हाँ सर आपके सामने ही खड़े हैं और आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको आंसर देना है ना। तो बेटा जी सबसे पहली चीज कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, बहुत सारे विज्ञान मैंने आपको पढ़ाए हैं, है ना। तो इतने सारे जो विज्ञान, लगभग 70 मैंने आपको शाखाएं बताई, उनमें से साइटोलॉजी था या था कोशिका का अध्ययन। ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा है कि साइटोलॉजी समझ में आता है, कोशिका का अध्ययन, सर ये कोशिका की खोज किसने करी है? पूछेंगे ना सर ये कोशिका की खोज किसने करी है? तो अब हम देखने वाले हैं बेटा जी कोशिका की खोज, कि कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज करी, कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका के बारे में बताया, कौन से वैज्ञानिक है जिन्हें साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। ये सुनते सुनते दिमाग में कोई साइंटिस्ट का नाम आया होगा ना, पक्का आया होगा ना, अभी बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले इसको देखो, ये एनिमेशन दिख रहा है, इस एनिमेशन में आपको ये क्या दिख रहा है? ये कौन है? आप बोलेंगे सर ये तो सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप है ना। तो बेटा कहीं ना कहीं अगर मुझे कोशिका को देखना है, आप लोगों में से भी कईयों ने प्रयोगशाला में कोशिका को देखा होगा ना। तो अगर कोशिका को देखना है तो किसका सहारा लेना पड़ेगा? सूक्ष्मदर्शी का लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल लेना पड़ेगा। किसका सहारा? सूक्ष्मदर्शी का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ लेता हूं, क्या हमेशा कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है? कोई ऐसी कोशिका बता सकते हैं जो बिना माइक्रोस्कोप के हम अपनी सीधा आंखों से देख ले? दिमाग लगा, कोई ऐसी कोशिका जिसको देखने के लिए इस यंत्र की जरूरत ही ना हो, हम सीधा अपनी आंखों से किसको देख लें? कोशिका को देख लें। बता सकते हैं? सोचिए कौन सी ऐसी कोशिका जिसको हम सीधा अपनी आंखों से देख सकते हैं? अगर आंसर पता है तो वेल डन, वेरी गुड। अगर नहीं पता, आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका, सोचिए इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो आंसर भी याद रखना बेटा इसका। जानते हैं एक ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता, बहुत भारी होता है पक्षी, कौन? शुतुरमुर्ग। याद रखना, शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है, बच्चे याद रखना, कौन? ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच। शुतुरमुर्ग क्या है? ये एक पक्षी है, याद रखना, भूल मत जाना। ये कौन है बेटा? एक पक्षी है और इसका जो अंडा जो होता है वो बहुत बड़ी कोशिका होता है। अब जरा इमेजिन करो, शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा। कौन होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा इतना बड़ा होता है। अब इतने बड़े अंडे को क्या मैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखूंगा? नहीं, मैं तो अपनी सीधा आंखों से देख रहा हूं। अगर मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं किसको? शुतुरमुर्ग के अंडे को, इट मींस मैं क्या देख रहा हूं? मैं कोशिका देख रहा हूं। यानी कुछ कोशिकाएं बड़ी होती हैं जिनको हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन ये भी याद रखना, अधिकतम कोशिकाएं जो होती हैं छोटी होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है। ठीक है, सिंपल सा। चले आगे। अब देखिए पृथ्वी पर अगर हमने बात करी सबसे बड़ी कोशिका, तो दूसरा प्रश्न भी बनेगा, सर आपने सबसे बड़ी कोशिका बता दी, तो सबसे छोटी कोशिका भी बता दो। चलो जी, पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका, पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, अब पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो ये भी आपने याद रखना बेटा जी। अगर आपको पता है, सैल्यूट है आपको, मतलब वेल डन, हैट्स ऑफ, बहुत अच्छे। अगर नहीं याद है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम एक एक चीज को कवर करेंगे। ठीक है बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा। मैं एकदम से भगाना स्टार्ट नहीं करूंगा, पहले एक बेस बनाना पड़ेगा, इस चीज को समझना। मैं एकदम से फटाफट सारे चैप्टर एकदम खत्म करा दूं, उसका फायदा नहीं होगा। जब तक आपके अंदर ये काबिलियत ना पैदा हो जाए कि जब हम कोर्स कर ले तो आप खुद भी अपने आप से जब पढ़े तो आपको चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये काबिलियत पैदा करना स्टार्ट कर देना कि जब आप बुक देखिए, कई बार बुक्स उठाते मन नहीं करता, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंटरेस्टिंग वे में चीजें पढ़ी नहीं होती हैं। तो कोशिश मैं करूंगा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने की, ताकि आपके अंदर खुद में काबिलियत पैदा हो जाए। ठीक है, तो बेटा जी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो याद रखना है माइकोप्लाज्मा। याद रखना, कौन बेटा? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है इस पृथ्वी पर। ठीक है, चलें आगे। कंफ्यूजन तो नहीं था? पक्का चले ना? चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया कोशिका की खोज किसने करी है, कौन से वैज्ञानिक है, क्या क्या खोज करी। आइए ध्यान से सुनिए बेटा। देखिए कई सारे वैज्ञानिक कोशिका की खोज से संबंधित हैं, लेकिन हम ना साइटोलॉजी का जनक किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला वैज्ञानिक जो हम देखने वाले हैं उसका नाम है रॉबर्ट हुक। सबसे पहला वैज्ञानिक कौन सा देखने वाले हैं? रॉबर्ट हुक। इनको बेटा जी हम बोलते हैं साइटोलॉजी का जनक, साइटोलॉजी के फादर ऑफ साइटोलॉजी का जनक। अब क्यों बोलते हैं? इन्होंने आखिर क्या किया, है ना? तो ध्यान से सुनना। इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका के बारे में बताया। सबसे पहले कोशिका के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अब क्या बताया, क्या देखा इन्होंने, कैसे, क्या सारी चीजें, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बताने से पहले जरा एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि रॉबर्ट हुक जो थे, क्या वो बायोलॉजी के साइंटिस्ट थे, कि केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, कि फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, रासायनिक वैज्ञानिक थे, या जैव वैज्ञानिक थे? तो आप बोलिए सर बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, इनको बायोलॉजी पढ़ रहे, जीव विज्ञान पढ़ रहे, तो जीव वैज्ञानिक होंगे? नहीं, ये भौतिक वैज्ञानिक थे। ध्यान से सुनना, एक एक बिंदु आपने याद करते हुए चलना है। ये एक भौतिक वैज्ञानिक थे। आप बोलेंगे सर भौतिक वैज्ञानिक का जीव विज्ञान में क्या काम है ना? फिजिक्स के साइंटिस्ट का बायोलॉजी में क्या काम था, वो यहां क्या कर रहे थे? आइए ध्यान से सुनना बेटा। अभी मैंने आपको ये सूक्ष्मदर्शी दिखाया था। आप जानते हैं सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी को किसने खोजा था? जानते हैं? आइए ध्यान से सुनना बेटा। सूक्ष्मदर्शी की अगर मैं बात करूं, यानी माइक्रोस्कोप की अगर मैं बात करूं, तो आपने याद रखना है माइक्रोस्कोप को सबसे पहले सर्वप्रथम खोजा था किसने? जेन्सन ने क्या किया था? सर्वप्रथम आविष्कार किया था या खोज की थी। ठीक है, अब मान लो आप में से कोई ना कोई अपने आप को मान लो कि भैया आप हो जेन्सन। ठीक है, मान लो आप में से एक बच्चा है राम है, वो उसका नाम राम है। राम अपने आप को मान लो कि आप हो जेन्सन, और आपने किसकी खोज करी है बेटा जी? सूक्ष्मदर्शी की। लेकिन राम आपने जो ना सूक्ष्मदर्शी बनाया है या सूक्ष्मदर्शी जो खोजा वो बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है, ज्यादा उसमें अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरा बच्चा श्याम, उसने बोला सर मैं ना उस राम ने जो माइक्रोस्कोप बनाया, राम ने जो सूक्ष्मदर्शी बनाया है, उसको मैं मॉडिफाई करूंगा, उसको मैं रूपांतरित करूंगा ना। तो बेटा जी जेन्सन ने सर्वप्रथम खोजा, लेकिन कोई खास अच्छी क्वालिटी का नहीं था। तो इसके बाद आए कौन? श्याम भैया। कौन आए? गैलीलियो।
तो गैलीलियो वो थे, शाम नहीं थे। जैसे एक एग्जांपल समझाने के लिए कि जेनसन ने सबसे पहले खोज की, लेकिन अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो उस सूक्ष्मदर्शी को, उस माइक्रोस्कोप को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो भैया किसने मॉडिफाई किया, गैलीलियो ने किया। यानी शाम भैया ने भी क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया किसको, सूक्ष्मदर्शी को। अब शाम ने यानी गैलीलियो ने जो सूक्ष्मदर्शी मॉडिफाई किया, रूपांतरित किया, वो भी कोई खास क्वालिटी का नहीं था, क्या करें, नहीं था। तो भैया फिर कोई ना कोई आएगा, ठीक है। अब कौन आया, अब आए हमारे रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक किसके साइंटिस्ट थे, सोचिए, भौतिक वैज्ञानिक, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। इंस्ट्रूमेंट ये क्या है कि यंत्र ही तो है, कौन, सूक्ष्मदर्शी। उस यंत्र को बस इन्होंने मॉडिफाई किया, किसने, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो आपने याद रखना है, सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने करी है, जेनसन ने। फिर जेनसन के बाद गैलीलियो ने इसको क्या किया, मॉडिफाई किया। मॉडिफाई का मतलब रूपांतरित किया। फिर कोई खास क्वालिटी का नहीं था, चलो फिर उसके बाद कौन है, रॉबर्ट हुक। उन्होंने फिर से क्या किया, मॉडिफाई किया। क्यों, क्योंकि वो एक फिजिक्स के वैज्ञानिक थे, वो एक भौतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है। कर दिया, किसको रूपांतरित किया, बोलिए सर, रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी को एक तरीके से वापस से निर्मित किया, ठीक है। अब देखिए बेटा जी, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट हुक की, वो एक भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया भैया, उन्होंने सूक्ष्मदर्शी को मॉडिफाई किया। लिख देता हूं, सूक्ष्मदर्शी को रूपांतरित किया, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी को रूपांतरित किया, है ना। चलो जी। अब मान लो आप जितने भी मुझे देख रहे हो, सोचो आप एक एक बच्चा, अपने आप को मानो क्या कि आप रॉबर्ट हुक, फील करो, आंखें बंद करके फील करो, मैं रॉबर्ट हुक हूं। मैंने क्या किया, मैंने सूक्ष्मदर्शी को रूपांतरित कर दिया, यानी एक बढ़िया से प्रकार का मैंने सूक्ष्मदर्शी बना डाला मैंने, आपने अपने आप को रॉबर्ट हुक फील करो, है ना। अब आप जरा सोचिए, अगर मैं रॉबर्ट हुक, मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, मैं एक रॉबर्ट हुक, ठीक है, मैंने सूक्ष्मदर्शी को रूपांतरित कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। अब आप जरा सोचिए, क्या मेरा मन नहीं करेगा, मेरा मन नहीं करेगा उस सूक्ष्मदर्शी जो मैंने मॉडिफाई किया, रूपांतरित किया, उसे मैं किसी चीज को देखूं, करेगा ना। तो ओरिजिनल रॉबर्ट हुक का भी करा होगा, है ना। अब इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना बेटा, इन्होंने एक पादप लिया, कौन सा, ओक पादप लिया। पादप का मतलब प्लांट। उस ओक पादप की इन्होंने निकाली छाल तो समझ में आती है ना, छाल देखिए ना, अपने पेड़ के तने पर होती। ओक पादप की ली छाल, और उस छाल में ना, ध्यान से सुनना, उस छाल में ना क्या देखा उन्होंने, एक छोटा सा उसका पतला सा टुकड़ा लिया, इसका छाल का, ठीक है। और उस छाल के छोटे से टुकड़े को किसमें देखा भैया, इसमें सूक्ष्मदर्शी जो उन्होंने रूपांतरित किया था, ठीक है। अब उन्होंने इस छाल में क्या देखी थी, आप बोलेंगे सर कोशिका देखी थी, बेटा कोशिकाओं का समूह देखा था, वो था एक ऊतक, कौन सा, कॉर्क ऊतक। क्या बोला, वापस से सुनना, फिर से सुनना, क्या कि हम रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक सूक्ष्मदर्शी को उसने क्या किया, रूपांतरित। उसका मन करा, चलो भैया जो रूपांतरण किया है उसमें किसी ना किसी चीज को देखा जाए। उन्होंने एक पादप लिया, ओक पादप, उसके लिए छाल, उस छाल का छोटा सा टुकड़ा लिया जिसमें मिल रहा था कॉर्क ऊतक, ठीक है। अब इस कॉर्क ऊतक क्या है, कोशिकाओं का समूह होता है ना, तो उन्होंने कॉर्क ऊतक को देखा। अब देखने के बाद उन्हें वो संरचना कैसी दिखाई दी, ऐसी देखो, यहाँ पर देखिए, ये दिख रही है, ये वाली संरचना ऐसी दिखाई दी। कैसी, मैं आपको बताता हूँ। उनको ये संरचना ना कुछ इस तरीके से दिखाई दी, देखिए बेटा जी, कुछ ऐसी संरचना उन्हें सूक्ष्मदर्शी में दिखाई दी थी, ठीक है। अब ये संरचना जब उन्हें सूक्ष्मदर्शी में दिखाई दी, उन्हें लगा अरे ये क्या दिख रहा है, ये तो एक मधुमक्खी के छत्ते के जैसा संरचना दिख रही है, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखी, दिखिए नहीं दिखा, बोले हाँ सर बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना थी, है ना। अब ये जो मधुमक्खी के छत्ते के समान उन्हें संरचना दिखाई दी सूक्ष्मदर्शी में, तो इस संरचना को कितने बिंदु हो गए जरा सोचिए, रॉबर्ट हुक में 4, भौतिक वैज्ञानिक ने सूक्ष्मदर्शी को रूपांतरित किया। ओक पादप की छाल में कॉर्क ऊतक को उन्होंने देखा, तो ऐसा दिखाई दिया, कैसा दिखाई दिया भैया, मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी। अब ये जो संरचना जो थी, ध्यान से सुनना, ये जो संरचना थी, ध्यान से सुनना, पांचवा बिंदु, ए बी सी डी और ई, पांचवा बिंदु, ध्यान से सुनना, ये जो संरचना उनको दिखाई दी, उन्होंने इस संरचना को नाम दिया, नामकरण करा, किसका, इस संरचना का। ये जो संरचना उनको दिखाई दी है बेटा, इस संरचना को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, याद रखना, सेल नहीं दिया, क्या, सेल्यूली। क्या नाम दिया, याद रखना, सेल्यूली। तो सेल्यूली नाम दिया, लेकिन बाद में इन्होंने ना, रॉबर्ट हुक ने बोला बहुत बड़ा नाम है, काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, क्या, बाद में इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने ही नाम दे दिया, क्या, सेल। तो पहले क्या नाम दिया, सेल्यूली, और बाद में क्या नाम दे दिया, सेल। तो मैंने आपको कितने बिंदु बताए, जरा सोच समझ कर मुझे बताएं। मैंने आपको सिर्फ मात्र 5 बिंदु बताए हैं कि रॉबर्ट हुक साइटोलॉजी के जनक थे। चलो जी अच्छी बात है, क्यों जनक थे, क्योंकि सबसे पहले सेल के बारे में, कोशिका के बारे में किसने बताया, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक एक भौतिक वैज्ञानिक थे, सूक्ष्मदर्शी को उन्होंने रूपांतरित किया, तो उससे पहले गैलीलियो ने किया, उससे पहले खोज करी थी किसने, जेनसन ने, ये मैंने आपको बताया। फिर इन्होंने अगर रूपांतरित किया तो इनका मन करा देखने का, तो इन्होंने क्या किया, एक ओक पादप लिया, उसकी छाल ली, उसके अंदर कॉर्क ऊतक देखा, कॉर्क ऊतक कैसा दिखा उनको, ऐसा दिखा, कैसा, मधुमक्खी के छत्ते के समान, जिसको उन्होंने नाम दे दिया सेल्यूली, खत्म। और बाद में नाम दे दिया क्या, सेल, ठीक है। कितने बिंदु हो गए, 5। चले अब बेटा जी, ये अब देखिए, अभी तो 5 बिंदु है, 2 बिंदु और बाकी है, ठीक है। आइए अब बेटा, ये जो सारे बिंदु मैंने आपको बताया रॉबर्ट हुक से संबंधित, ध्यान से सुनना, ये सारा का सारा कार्य रॉबर्ट हुक ने, ध्यान से सुनना, ये सारा का सारा कार्य रॉबर्ट हुक ने, वैज्ञानिक है ना, सोचिए मैं एक वैज्ञानिक हूं, हाँ हूं, मैं वास्तव में, ठीक है। मैं अगर कोई चीज खोज करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी चीज की खोज करता हूं, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनेगा कि मैं दुनिया को बताऊं, मेरी वाहवाही हो, दुनिया को ज्ञान मिले, दुनिया लोगों को पता लगे, होगा ना। तो बेटा इनका भी तो मन करा होगा कि भैया मैंने किसी चीज की खोज करी है, लो दुनिया देखो मैंने ये देखा है, करा होगा ना। तो इन्होंने क्या किया, तो बेटा इन्होंने जितनी भी सारी चीजें खोजी, कि इन्होंने बताया कि मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना है, इन्होंने देखा कि वो जो मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना, उनको इन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका दिया, किससे देखा, क्या देखा, कहां देखा, वो सारी चीजें इन्होंने बताई लोगों को। अब ऐसा तो नहीं है कि गली गली जाकर ढिंडोरा पीटेंगे कि आज मैंने सेल देखी, आज मैंने कोशिका देखी, नहीं ना। इन्होंने बेटा ध्यान से सुना, इन्होंने 1665 में एक पुस्तक, ध्यान से सुनना, एक पुस्तक प्रतिपादित करी, एक पुस्तक प्रतिपादित करी, प्रतिपादित का मतलब मैं बोलूंगा पब्लिश करी, है ना। उस पुस्तक का नाम भूलना नहीं है आपने, उस पुस्तक का नाम था बेटा जी माइक्रोग्राफिया,
माइक्रोग्राफिया वो पुस्तक का नाम है जो 1665 में उन्होंने क्या करी थी, पब्लिश करी थी, प्रतिपादित करी थी, जिस पुस्तक में उन्होंने संपूर्ण चीजों को बताया जो उन्होंने देखी। उन्होंने बताया कि मैं भौतिक वैज्ञानिक को मैंने रूपांतरित किया, किसको, सूक्ष्मदर्शी को। मैंने ओक पादप की छाल में कौरव ऊतक को देखा, मतलब उस टाइम पे ऊतक के बारे में नहीं पता था, लेकिन बाद में पता लगा कि उन्होंने क्या देखा, कौरव ऊतक को देखा। अब वो ऊतक को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने बताया कि मुझे संरचना कैसी दिखाई दी, मधुमक्खी के छत्ते के जैसी। साहब मैं इसको नाम दे रहा हूं क्या, सेल्यूलाइट। बाद में नाम पलटकर उन्होंने क्या दे दिया था, सेल दे दिया था। ठीक है, अब ये सारी चीजें उन्होंने 1665 में इस पुस्तक में बताई है ना। अब आखिरी बिंदु रॉबर्ट हुक से संबंधित, ध्यान से सुनना। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिकाएं देखी थी, ये जो कोशिकाएं देखी थी, आखिरी बिंदु बेटा जी ध्यान से सुनना। रॉबर्ट हुक ने ये जो सारी की सारी चीजें देखी, ये जो कोशिकाएं जो उन्होंने देखी, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोशिका जो उन्होंने देखी थी, ये मृत कोशिका की खोज की थी। भूलना नहीं है बेटा जी कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका देखी थी वो मृत कोशिका थी। अब आपका दिमाग खनकेगा, आप बोलिए सर मृत कोशिका क्या होती है, पूछेंगे ना कि सर मृत कोशिका क्या होती है, सर मृत कोशिका और जीवित कोशिका में क्या अंतर है, सर हमारे अंदर जो कोशिकाएं मिल रही हैं वो तो जीवित हैं, रॉबर्ट हुक ने जो देखी वो कौन सी थी, मृत कोशिका थी, सर इनमें अंतर क्या है, पूछेंगे ना, करेगा ना मन कि सर इनमें अंतर क्या है मृत कोशिका और जीवित कोशिका में। तो बेटा थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक वैज्ञानिक बताया है, कौन सा, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने मृत कोशिका की खोज करी है। और हो सकता है आप में से मैक्सिमम बच्चे ये जो आज मैंने बताया है जानते हो, मुझे पता है जानते हो, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें सबको साथ में लेकर चलना है, साथ में सबका साथ होएगा, सबका विकास होएगा, सबका नीट में सिलेक्शन होएगा, तो भैया बहुत बढ़िया होएगा। ठीक है, तो बेसिक चीजों को याद रखना है, चीजों को सिंपल याद रखना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, जटिल नहीं बनाना है, सिंपल तरीके से याद रखना है, रिवाइज करना है। ठीक है, याद रखना रॉबर्ट ने कौन सी कोशिका की खोज करी है, मृत। अब नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान से सुनना, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किस चीज की, ध्यान से सुनना। रॉबर्ट हुक के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ले ली। अब इसके बाद और भी तो वैज्ञानिक है ना, कौन सा वैज्ञानिक है जिसने जीवित कोशिका की खोज करी, कौन सा वैज्ञानिक है जिसने जीवित कोशिका की खोज कौन से सन में करी, कौन सी जीवित कोशिका खोजी, जीवित कोशिका और मृत कोशिका में क्या अंतर है, जो अंतर है उसकी खोज कौन से वैज्ञानिकों ने करी, कोशिका सिद्धांत क्या था, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बेटा जी प्रॉमिस करिएगा आप सभी मुझे कि जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ना है, अपने हाथ से जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको अपने हाथ से नोट्स बनाकर अगर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लिख सकते तो कृपया करके अपनी एनसीईआरटी को हाईलाइट जरूर करिएगा, क्योंकि अगले से मतलब नेक्स्ट लेक्चर से मैं एनसीईआरटी को लाने वाला हूं और उस एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं हाईलाइट करके। ठीक है, समझ में आ गया। अब समय हुआ है किस चीज का बेटा, 1 मिनट रिवीजन यानी ओएमआर। इट मींस कि आज जो हमने पढ़ा है वो सारा एक बार मैं आपको बताता हूं। देखिए आज हमने वनस्पति विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं देखी हैं, लगभग 29 हमने शाखाएं देखी। ठीक है, ये सारी की सारी शाखाएं आपने याद करनी है बच्चा, याद करनी है बेटा जी, भूलना नहीं है। ठीक है, दूसरा फिर हमने चैप्टर हमारा अध्याय स्टार्ट कर दिया, कौन सा, कोशिका जीवन की इकाई। हम जानते हैं कोशिका हमारे जीवन की इकाई है, जीवन की इकाई यानी एक, यानी जीवन की शुरुआत किससे हुई है, एक, किससे, कोशिका से। हमारी संरचनात्मक आधार है और क्रियात्मक आधार है कौन, कोशिका। ठीक है, हमारी संरचना भी बना रही है और कार्य भी कर रही है, अब चाहे वो शरीर वो बहुकोशिकीय हो या एकल कोशिकीय हो। ठीक है, फिर हमने बात करी सारी ये जो कोशिका इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कौन सी है, इस पृथ्वी पर सबसे छोटी कौन सी है, ये बात बताई मैंने। ठीक है, अगले लेक्चर में ये भी बताऊंगा हमारे शरीर में सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है हमारे शरीर में। ठीक है, हाँ जी, फिर उसके बाद मैंने बताया कोशिका की खोज से संबंधित वैज्ञानिक सिर्फ एक बताया, रॉबर्ट हुक, भौतिक वैज्ञानिक थे, रूपांतरित किया था सूक्ष्मदर्शी को, उससे पहले किया था गैलीलियो ने, उससे पहले खोज करी थी किसने, जेनसन ने, ये बताया। फिर रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक पादप लिया, कौन सा, ओक पादप, उसकी छाल ली, छाल में कौरव ऊतक को देखा, किसमें, सूक्ष्मदर्शी में, कैसा दिखाई दिया, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, उसको नाम दे दिया सेल्यूलाइट, है ना। बाद में उन्होंने ये सारी की सारी चीजें 1665 में एक पुस्तक में छाप दी थी, एक पुस्तक में बताई थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी वो थी मृत कोशिका, डेड सेल्स थी, याद रखना है। ठीक है, चलें आगे। अब समय हुआ है बेटा जी किस चीज का, आपके क्विज का पहला प्रश्न। ध्यान से सुनना, जो प्रश्न आने वाले हैं वो विज्ञान जो मैंने आपको बताया ना बहुत सारे ढेर सारे उनसे संबंधित है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, कवक का अध्ययन कहलाता है, किसका अध्ययन बेटा जी, कवक का अध्ययन कहलाता है, माइकोलॉजी, लाइकेनोलॉजी, पोमोलॉजी, फाइकोलॉजी। सोचिए कवक का अध्ययन, फफूंदी का अध्ययन क्या कहलाता है, दिमाग लगाएं। और यह प्रश्न आपकी नीट में आया हुआ है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, जल्दी से सोचिए, फटाफट सोचिए बेटा जी। चलिए दूसरा प्रश्न बच्चों, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, यह भी प्रश्न आया हुआ है नीट में, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी, लाइकेनोलॉजी, पोमोलॉजी, फाइकोलॉजी। दिमाग लगाएं, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, मैंने बोला था कवक और शैवाल दोनों का अध्ययन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते हैं बेटा। पहला प्रश्न था बच्चों, कवक यानी फंगस यानी फफूंदी, इनका अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूल मत जाना कतई, माइकोलॉजी। और जिन बच्चों ने सही लगाया है इट मींस फुल कंसंट्रेशन से सुन रहे हैं, जिन्होंने सही नहीं लगाया बेटा कंसंट्रेशन से पढ़ना स्टार्ट करें, गौर से पढ़ना, एक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास को देखें। ठीक है, दूसरा प्रश्न था शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद करिए मैंने आपको बताया था रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, फाइसी वर्ड किससे आया था, फाइको, और फाइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, शैवालों का अध्ययन। ठीक है, तो ये था बेटा जी आपका सिंपल सा क्विज। ठीक है, अब आपको डीपीपी कहां मिलेगी, डेली प्रैक्टिस पेपर, आपको नीचे जाना है, होमवर्क सेक्शन में जाना है, वहां पर आपको डीपीपी मिलेंगे, प्रश्न होंगे वो सारे सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो वही पढ़ेंगे क्या, कोशिका जीवन की इकाई, जिसमें हम वैज्ञानिकों की बात करने वाले हैं, बहुत सारी चीजों की बात करने वाले हैं, और साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक कोशिका कोशिश करेंगे स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।